प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राजश्री सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी शेरशाह सूरी। मध्यकालीन जितने भी शासक हुए हैं उनमें शेरशाह सूरी का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। शेरशाह सूरी सिर्फ एक विजेता ही नहीं था, अपितु एक अच्छा शासन प्रबंधक भी था। और इसीलिए हमारा जो टॉपिक आज का है वो है शेरशाह सूरी का शासन प्रबंध, कि उसका प्रशासन किन आधारों पर चलता था और उसने अपने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या क्या सुधार किए। इसके अलावा उसने जो सुधार किए, इसीलिए उसे अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। आपके एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी क्यों कहा जाता है, या शेरशाह सूरी का शासन प्रबंध के बारे में जानकारी दीजिए। तो हम देखते हैं कि सल्तनत काल में जो प्रशासन चल रहा था उसको कुछ सुधारों के साथ शेरशाह सूरी ने अपनाया। आप सभी ये जानते हैं कि हुमायूं को पराजित करके शेरशाह सूरी ने दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार जमाया था, और उसके बाद कुछ सालों तक उसने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया, लेकिन अल्पकाल में उसकी मृत्यु हो गई। तो हम देखते हैं कि जो शेरशाह था उसका प्रशासन दो आदर्शों पर डिपेंड था। एक था प्रजा का हित, ठीक है, इसलिए उसने प्रजा के हित को ध्यान में रखकर उसने अनेक सुधार किए। शेरशाह का जो केंद्रीय प्रशासन था वो 4 भागों में विभक्त था। पहला दीवाने वजारत। वजारत जो था वो लगान और वित्त संबंधी मामलों से संबंधित विभाग था, और उसका प्रमुख अधिकारी होता था वजीर। दूसरा था दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज, ये सैन्य विभाग था और जिसका प्रधान आरिज कहलाता था। तीसरा था दीवाने इंशा, ये सचिवालय था जिसका प्रधान क्या कहलाता था, दबीर। और चौथा जो प्रमुख विभाग था वो था दीवाने रसालत, यह धार्मिक मामलों से संबंधित विभाग था जिसका प्रधान सद्र कहलाता था। सद्र के अधीन ही एक और विभाग होता था जिसे दीवाने कजा कहते थे, और ये न्यायिक मामलों से संबंधित विभाग हुआ करता था। हम बात करते हैं शेरशाह के प्रशासन के बारे में, तो डॉक्टर कानूनगो जो प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं उन्होंने अपना मत दिया है कि प्रांतीय स्तर पर शेरशाह के शासनकाल में सरकार सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, परंतु परमात्मा शरण का मानना है कि प्रांत सबसे बड़ी इकाई थी। प्रांतों के वरीयतम अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी थे, कहीं हाकिम, कहीं फौजदार या कहीं अमीन कहलाते थे। प्रांतीय शासन की अपेक्षा शेरशाह ने स्थानीय प्रशासन पर भी महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दिया था। वस्तुतः स्थानीय प्रशासन को पहली बार समान रूप से शेरशाह के काल में ही संगठित किया गया। शेरशाह के समय में प्रांत क्रमशः सरकार, परगना और ग्राम में विभक्त थे। अर्थात जो शेरशाह का जो शासन था पूरा वो प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों के नीचे की इकाई क्या कहलाती थी, सरकार कहलाती थी। सरकार के नीचे परगना होते थे और परगना के नीचे क्या होते थे, ग्राम होते थे। हर प्रशासनिक इकाई के शासन प्रबंध के लिए पदाधिकारी नियुक्त होते थे। अब हम बात करेंगे कि जो प्रांत और सूबा था वो अनेक सरकारों में विभक्त था। अर्थात जैसे आजकल के हम मान लो जिले की बात कर सकते हैं। एक आकलन के अनुसार शेरशाह के शासनकाल में 47 सरकार थी, अर्थात 47 सरकार नाम की इकाइयाँ थीं। प्रत्येक सरकार में 2 अधिकारी हुआ करते थे, पहला शिकदारे शिकदारान और दूसरा मुंसिफे मुंसिफान। इन दोनों में शिकदारे शिकदारान का पद ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उसके जिम्मे उस सरकार की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती थी, शिकदारे शिकदारान की। इस पद पर केवल अमीरों को ही नियुक्ति होती थी। वस्तुतः ये पद एक सैनिक पद के समान था। सरकार में कानून और व्यवस्था कायम रखने के लिए वे 2000 से 5000 तक सैनिक रख सकते थे। सरकार का दूसरा पद मुंसिफे मुंसिफान था। सैद्धांतिक रूप से हम देखें तो ये पद शिकदारे शिकदारान के समकक्ष था, पर व्यवहार में उसकी स्थिति शिकदारा शिकदारान के नीचे थी। सरकार स्तर पर उसकी हैसियत मुख्य न्यायाधीश की तरह थी। लगान संबंधी मुकदमों की देखरेख करने का उसे अधिकार था और लगान वसूली का काम शिकदारे शिकदारान का होता था। इस तरह दोनों पदाधिकारियों के मध्य कार्यों का विभाजन कर शेरशाह ने उनके कार्यों पर एक दूसरे का अंकुश लगाने की कोशिश की। सरकार से जो छोटी इकाई थी प्रशासन की वो थी परगना।
प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में विभक्त होती थी और सरकार के समान ही परगनों की संख्या भी निश्चित नहीं थी। प्रत्येक परगना में मुख्य रूप से 3 अधिकारी थे। पहला शिकदार, दूसरा अमीन और तीसरा मुंसिफ। परगना का सर्वोच्च अधिकारी शिकदार होता था। वह शिकदारे शिकदारान के अधीनस्थ कार्य करता था और उसका कार्य परगना जो शासन की इकाई थी उसमें कानून व्यवस्था कायम रखना था। इसके पास भी अपने सैनिक हुआ करते थे और जो दो अन्य पदाधिकारी थे परगने के, अमीन और मुंशी, वो शिकदार की तरह समान रूप से महत्वपूर्ण और शक्तिशाली थे। जहां अमीन का काम क्या था, लगान वसूली करना, वहीं मुंसिफ का काम मुकदमों की देखभाल करना था। परगनों के प्रशासन पर शेरशाह ने विशेष ध्यान दिया और प्रति 2 वर्षों पर शिकदार और अमीन एक परगने से दूसरे परगने में स्थानांतरित कर दिए जाते थे। इसके अतिरिक्त शेरशाह स्वयं भी परगनों के प्रशासन पर अपनी निगरानी रखता था। शेरशाह के राज्य में प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो कौन थी? ग्राम थी। एक ग्राम में कई गांव होते थे। प्रत्येक गांव में मुख्य रूप से 4 अधिकारी होते थे। पहला पटवारी, दूसरा कानूनगो, तीसरा अमीन और चौथा मुखिया या मुकद्दम। पटवारी एवं कानूनगो की सहायता से अमीन लगान वसूल करता था, किंतु कानून व व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी थी? मुखिया या मुकद्दम की थी। और उसके अगर वो अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं कर पाता था तो उसे अपना क्या करना पड़ता था? अपना पद छोड़ना पड़ता था और उसे भी अन्य व्यक्तियों की तरह दंडित किया जा सकता था। अर्थात कानून और व्यवस्था के ऊपर शेरशाह की पकड़ स्थानीय प्रशासन के माध्यम से थी। गांवों की अपराधों की संख्या भी शेरशाह के काल में बहुत कम हो गई थी। शेरशाह ने अपने प्रशासन में न्याय को भी महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार किया। प्रशासन उसका ये मानना था कि न्याय धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे उत्तम है तथा फकीर और मुसलमान इसका एक समान अनुमोदन करते हैं। शेरशाह ने न्याय को एक धार्मिक कर्तव्य माना। न्याय के लिए विभिन्न स्थानों पर काजी नियुक्त किए गए थे, पर स्थानीय स्तर पर दीवानी और फौजदारी के मामले पहले की ही तरह ग्राम पंचायतों और जमींदारों द्वारा निपटाए जाते थे। सप्ताह में एक दिन बुधवार को जो वह दरबार में बैठकर न्याय करता था, उसकी न्यायिक नीति समानता के सिद्धांत पर आधारित थी। कानून भंग करने वालों को, चाहे वह जितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों न हो, कठोर दंड दिया जाता था। शेरशाह का व्यवस्थित प्रशासन था काफ़ी लोकप्रिय रहा और उसके प्रशासनिक सुधारों को अकबर ने ज्यों का त्यों स्वीकार किया। शेरशाह ने अपने विशाल साम्राज्य की रक्षा के लिए एक मजबूत सेना भी तैयार की थी। उसने सैनिकों की सीधी भर्ती करने का सिलसिला आरंभ किया, जिससे सामंतों के ऊपर सुल्तान की निर्भरता समाप्त हो गई। शेरशाह ने हर सैनिक के चरित्र की जांच करता था एवं उसका विवरण चेहरा लिखा जाता था। उसके घोड़े की शाही निशान से दागा जाता था ताकि युद्ध के समय घटिया घोड़े की सप्लाई न हो पाए। इसका असर ये हुआ कि राज्य के साथ सैनिकों की धोखाधड़ी की संभावना भी कम हो गई और उनकी कार्य क्षमता में भी इजाफा हुआ। सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए शेरशाह ने नगद वेतन की व्यवस्था की, जिससे जागीरदारों की शक्ति नियंत्रित हुई। इस तरह शेरशाह ने एक विशाल स्थायी सेना का निर्माण किया, जिसमें एक आकलन के अनुसार 1,50,000 सवार, 25,000 बंदूकधारी, 5,000 हाथी और तोपों का एक समूह था। शेरशाह ने जो सबसे महत्वपूर्ण सुधार किए, उसमें सबसे जो अच्छा या सबसे जो महत्वपूर्ण माना जाता है वो है राजस्व संबंधी सुधार, अर्थात लगान संबंधी उसने सुधार किए। वस्तुतः ये सुधार उसका मौलिक सुधार था, चूँकि वह पहले जब बचपन में अपने पिता के समय में उसकी जागीर संभालने का काम करता था, इसलिए शेरशाह का भू राजस्व संबंधी, मालगुजारी संबंधित काफ़ी क्या था, उसका एक्सपीरियंस था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार सुल्तान ने इस कार्य को अमली जामा पहनाने के लिए टोडरमल को भी राजस्व विभाग के उच्च पद पर नियुक्त किया था। अब जमीन की उपज अब अनुमान या खेत या खलियान में फसलों की बटाई पर आधारित नहीं रही। उसके द्वारा प्रतिपादित मालगुजारी व्यवस्था जब्त प्रणाली के नाम से विख्यात हुई, जिसके अंतर्गत लगान का निर्धारण कृषि योग्य भूमि की पैमाइश या नाप जोख के आधार पर किया जाता था
उसमें एक फसली दर जिसे रे कहते थे तय की गई, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए राज्य का भाग निर्धारित होता था। कृषि योग्य भूमि को उसने 3 श्रेणियों में बांटा, उनकी उत्पादकता के आधार पर उत्तम, मध्यम और निम्न। उसकी औसत उपज की गणना की गई और औसत उपज की 1/3 राज्य के द्वारा लगान के रूप में लिया जाता था। किसानों के पास नकद, जिसे दस्तूर कहते थे, अनाज के रूप में लगान देने का विकल्प था, हालांकि राज्य नकदी को वरीयता देता था। कृषि कार्य के 3 महत्वपूर्ण आयाम उपजाऊ भूमि, फसलों के प्रकार और हर किसान के लिए राज्य को देय राशि कागज पर दर्ज की जाती थी, जिसे पट्टा कहा जाता था। हर किसान को इसकी जानकारी दी जाती थी। कृषकों से कबूलियत भी ली जाती थी। इससे एक और कृषकों एवं राज्य के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुआ और दूसरा जमींदारों एवं मध्यस्थ भूमि वर्गों के अतिक्रमणों से सुरक्षा मिली। अर्थात पट्टा व कबूलियत महत्वपूर्ण सुधार थे। पट्टा राज्य के द्वारा जारी किया जाता था और कबूलियत किसानों से ली जाती थी। अब किसी को किसानों से कुछ भी फालतू लेने की अनुमति नहीं थी। किसानों को लगान की अतिरिक्त पैमाइश करने वालों को जबरीनामा भूमि को नाम करने के लिए महसीलाना वेतन के लिए रूप में 2.5% से 5% के बीच देना पड़ता था। अकाल एवं अन्य प्राकृतिक आपत्तियों के लिए जो हो जाती थी विपत्तियां, उसमें सुरक्षा के लिए एक सहायता कोष की स्थापना की गई और कोष में प्रत्येक किसान को प्रति बीघा 2.5 सेर की दर से कर, जिसे महसूल कहते थे, देना पड़ता था। वैसे तो लगान की वसूली कड़ाई के साथ की जाती थी, परंतु प्राकृतिक प्रकोप के कारण क्षेत्र विशेष के कृषकों को लगान में रियायत भी दी जाती थी। इससे स्पष्ट होता है कि शेरशाह ने किसानों का विशेष रूप से क्या किया, कल्याण का ध्यान रखा। जो शेरशाह ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए, उसके भू राजस्व नीति के परिणाम स्वरूप राज्य को बहुत अधिक आर्थिक लाभ भी हुआ, किसानों को भी राहत मिली, जागीरदारों और जमींदारों के प्रभाव में भी कमी आई। वस्तुतः फिरोज शाह तुगलक के अतिरिक्त अन्य मध्यकालीन भारतीय सुल्तानों ने किसानों के प्रति उतनी हमदर्दी नहीं दिखाई जितनी शेरशाह ने दिखाई। आर्थिक सुधारों के अलावा शेरशाह ने अनेक महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। उसने राज्य में एक ही समान मुद्रा प्रणाली एवं माप तोल के उपकरणों को लागू किया, जिससे व्यापार और वाणिज्य की सहायता मिली। उसने पहले जैसे मिश्र धातु के खोटे जो सिक्के चलते थे, उनकी जगह एक समान मानदंड वाले सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए गए। सोने के चांदी सिक्के अशरफी कहलाते थे, चांदी के सिक्के रुपया और तांबे का सिक्का क्या कहलाता था, दाम। जो शेरशाह के जो मुद्रा सुधारों की प्रशंसा करते हुए एडवर्ड टॉमस ने लिखा है कि शेरशाह के राज्यकाल ने भारतीय मुद्रा इतिहास में एक प्रमुख स्थान केवल टकसालों में किए गए सुधारों द्वारा प्राप्त नहीं किया, बल्कि पूर्वकालीन राजाओं की मुद्रा व्यवस्था के उत्तरोत्तर रोककर उन सुधारों में से बहुतों को जारी करते हुए भी प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि शेरशाह ने व्यापार वाणिज्य की प्रगति के लिए भी अनेक कदम उठाए। इसी क्रम में उसने अनेक चुंगियों की दर निर्धारित कर दी। व्यापार पर लगाए जाने वाले अनेक कर, जैसे सड़कों और नावों पर लिया जाने वाला कर, नगरों में सीमा शुल्क इत्यादि को उसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और मात्र 2 स्थानों पर चुंगी लेने की व्यवस्था की। पहला चुंगी कहाँ लेते थे, जहाँ उत्पादन या आयात केंद्र पर लिया जाता था। बंगाल में पैदा या बाहर से आयातित माल पर सीमा शुल्क बंगाल और बिहार की सीमा पर स्थित सकरी गली में लिया जाता था तथा पश्चिम और मध्य एशिया से आने वाले मालों पर सिंधु नदी के किनारे। और दूसरी बार चुंगी विक्रय स्थल पर देनी पड़ती थी। इस व्यवस्था से भी व्यापारियों को काफ़ी लाभ हुआ और व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। व्यापार को उन्नत करने के लिए शेरशाह ने अन्य संबंधित पहलुओं पर भी ध्यान दिया। उसने अपने सूबेदारों और आमिलों को निर्देश दिया कि सौदागरों और यात्रियों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार किया जाए। तारीख़ शेरशाही के समकालीन लेखक अब्बास का सरवानी ने भी उस काल की शांति व्यवस्था की जिक्र किया है और उसने लिखा है कि एक झुकी कमर वाली बूढ़ी औरत सर पर सोने के जेवरों का टोकरा लेकर यात्रा पर जा सकती थी और कोई भी चोर या डाकू शेरशाह की ओर से दी जाने वाली सजा के डर से
उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इस एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाता है कि उस काल में कानून व्यवस्था का विशेष रूप से क्या किया गया था, ध्यान रखा गया था। इसके अलावा शेरशाह ने व्यापारियों की सुविधाओं का भी बहुत अधिक ध्यान रखा और बाकायदा वो स्वयं इसकी निगरानी करता था। वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर सही माप तोल का उपयोग कर बेचने का राज्यादेश जारी किया गया था और जो उसका उल्लंघन करता था उसको कठोर दंड दिया जाता था। अगर हम बात करें कि जन कल्याणकारी कार्य शेरशाह ने कितने किए, तो इसमें भी स्पष्ट होता है कि शेरशाह उनमें भी अव्वल दर्जे का था। बंगाल में सोनार गांव से पेशावर जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क की शेरशाह ने मरम्मत कराई, जो मध्यकाल में सड़क ए आजम या बादशाही सड़क के नाम से विख्यात थी और आधुनिक काल में इसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा गया। इसकी लंबाई तकरीबन 1500 कोस थी। उसने आगरा से बुरहानपुर तक एक दूसरी सड़क भी बनवाई। उसने आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक तीसरी सड़क भी बनवाई। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गुजरात के बंदरगाहों तक जाने वाली सड़क से वो जुड़ जाती थी और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। उसने एक सड़क और बनाई जो लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। यात्रियों की सुविधा के लिए शेरशाह ने इन सड़कों के किनारे प्रति 2 कोस में एक सराय का निर्माण किया। जो सराय होती थी वो एक किलेबंद आवास होता था जहां यात्री रात भर अपना गुजारा कर सकते थे और उनका सामान भी सुरक्षित रहता था। इन सरायों में हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग निवास होता था। अब्बास खान ने लिखा है कि इन सरायों का कायदा था कि जो भी इनमें आता सरकार से अपने पद प्रतिष्ठा के अनुरूप उपयुक्त भोजन आदि तथा अपने मवेशियों के लिए दाना पानी पाता। प्रत्येक जो सराय की देखरेख की जिम्मेदारी थी वो सिकदार की हुआ करती थी और इसके अधीन अनेक पहरेदार होते थे। सरायों के आसपास गांवों को बसाने का काम भी किया गया। माना जाता है कि शेरशाह ने कुल 1700 सरायों का निर्माण कराया और इनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं। जो सरायों का और सड़कों का निर्माण किया, डॉक्टर कानूनगो ने इन्हें साम्राज्य की धमनियों की संज्ञा दी है और इससे देश के व्यापार वाणिज्य में अत्यंत मात्रा में क्या हुई, वृद्धि हुई। सरायों का जो काम था एक वो था डाक व्यवस्था का प्रचलन, क्योंकि सरायों का उपयोग डाक चौकियों के रूप में भी किया जाता था। इसकी सहायता से शेरशाह को संपूर्ण साम्राज्य के घटनाक्रम की जानकारी मिलती रहती थी और इसलिए उसको अपने राज्य संचालन में क्या थी, सुविधा होती थी। इसके अलावा शेरशाह ने हिंदू और मुस्लिम प्रजा के बीच किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए सबको अपनी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की। वो धर्म संकीर्ण शासक नहीं था। शेरशाह ने अपने शासन तंत्र को बहुत अधिक मजबूत किया और उसने न केवल प्रशासन को मजबूत किया अपितु उसने उस काल में साहित्य कला संस्कृति में भी बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया। उसने राज्य में शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था की और हिंदुओं को न केवल उसने अपनी शैक्षणिक व्यवस्था को प्रबंध करने का अधिकार प्रदान किया बल्कि उनकी राजकीय सहायता भी प्रदान की। राज्य की ओर से अरबी और फारसी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी और उसके काल में अरबी, फारसी व हिंदी का पूर्ण विकास हुआ। वह विद्वानों का संरक्षक भी था और उसके शासनकाल में महदबी नेता शेख अलाई के शिक्षा विचार एवं मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियाँ पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम उल्लेखनीय है। इसके अलावा शेरशाह ने स्थापत्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सासाराम स्थित उसका मकबरा स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और शेरशाह ने दिल्ली के पास एक नगर का भी निर्माण करवाया जिसके अभी उसमें सिर्फ पुराना किला के अवशेष बचे हैं। तो हम देखते हैं उपरोक्त जो अपने अभी इतना विस्तार से पढ़ा, तो हम देखते हैं कि शेरशाह ने इतने अल्पकाल में ही शासन सुधारों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसने राजस्व संबंधी सुधार किए, उसने सैनिक संबंधी सुधार किए, व्यापार के क्षेत्र में उसने चुंगी व्यवस्था का जो एक अच्छी तरह से व्यवस्थित करने की कोशिश की, सरायों का निर्माण किया, सड़कों का निर्माण किया। इसके अलावा जो परगना और सरकार के तहत जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी
वहाँ उसने अधिकारियों पर एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी का अंकुश लगाने की कोशिश की, ताकि कोई भी अधिकारी अपने कार्यों का अपने शक्तियों का प्रयोग करके गलत काम ना कर पाए। ये सब सुधार उस काल में अत्यंत महत्वपूर्ण थे और इसीलिए जब अकबर शासक बना तो उसने उन सुधारों को बड़ी आवश्यक रूप से माना और उसने अपनी जो प्रशासन व्यवस्था चलाई उसमें भी उन सुधारों को अपनाया। और शेरशाह के काल की विशेषता यह थी कि उसने जहाँ एक और सल्तनत युग की नई संस्थाओं का अंत हो गया था, वहीं कुछ ऐसे सुधार कार्य आरंभ हुए जो परवर्ती मुगल शासन में परिपक्व हुए। शेरशाह का काल अगर हम देखें तो मध्य युग का संक्रमण काल था, लेकिन मध्यकालीन शासकों में अगर हम प्रबंध की दृष्टि से देखें या अपन राज्य विस्तार व्यक्ति के रूप में देखें तो शेरशाह दोनों ही तरह से विशिष्ट स्थान प्राप्त किए हुए हैं। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।